नमस्कार, न्यूज टाइम्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीत। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री जो कि वित्त मंत्री भी हैं, दिया कुमारी कल राजस्थान सरकार का पूर्ण बजट पेश करने जा रही हैं। भजन लाल सरकार के पहले पूर्ण बजट को लेकर बजट एक्सपर्ट से विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्री बजट चर्चा में मौजूद हैं कैलाश शर्मा, जो बिजनेस एंड पॉलिटिकल जर्नलिज्म में एक जाना माना नाम है। करीब 3 दशक तक प्रतिष्ठित संस्थानों में संपादक रह चुके हैं। स्टेट और केंद्रीय बजट को 3 दशक से पढ़ लिख और समझ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं प्री बजट पर चर्चा। सर, हमारा पहला सवाल है कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो कि वित्त मंत्री भी हैं, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्णकालिक बजट प्रस्तुत करने जा रही हैं। इस बारे में आपका क्या प्रीव्यू है? देखिए, मेरा ये मानना है कि राजस्थान सरकार जो बजट प्रस्तुत करने जा रही है, हमारे वित्त मंत्री दिया कुमारी जी, इनके दादाजी महाराजा मान सिंह जी राजस्थान के राज प्रमुख के रूप में आज़ादी के बाद उन्होंने प्रशासनिक जिम्मेदारी संभाली थी। दिया कुमारी जी की सबसे पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि राजस्थान सरकार की सोवेनिरिटी की वो रक्षा करें। सोवेनिरिटी एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। बजट के संदर्भ में ये शब्द इसलिए महत्वपूर्ण है कि राजस्थान सरकार इस समय 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कर्जे तले डूबी हुई है, और 6 लाख करोड़ रुपए का कर्जा जिस एंटाइटी पर हो तो वो सोवेनिरिटी के लिए हाई रिस्क मोड में कहा जा सकता है। मैं एक बहुत सहजता पूर्वक एक छोटी सी बात कहता हूँ। एक सामान्य आदमी जब अपने घर के मासिक खर्च का संचालन करता है तो वो भी बजट बनाता है। मान लो उसकी आमदनी 30,000 रुपया महीना है, तो उस आदमी की कोशिश रहती है कि 5-7 हज़ार रुपये महीने का वो बचाए। बचे हुए 20-22-25 हज़ार रुपये में वो अपने घर का खर्च करे। राजस्थान सरकार के बजट का आकार 3.25 लाख करोड़ रुपए है। इस 3.25 लाख करोड़ रुपए का जो आकार है, ये सारा एक्सपेंडिचर है। इस एक्सपेंडिचर की पूर्ति के लिए राजस्थान सरकार को 67,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेना पड़ रहा है, जो बहुत तकलीफदेह स्थिति है। मैं अपेक्षा करता हूं दिया कुमारी जी से कि राजस्थान सरकार के बजट को जीरो डेब्ट बजट में कन्वर्ट करने की कोई कोशिश या पहल करे। नंबर 2, राजस्थान सरकार के बजट में रिफॉर्म की सबसे अधिक ज़रूरत महसूस की जा रही है। जो 3.25 लाख करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर है, उसमें 90,000 करोड़ रुपए तो अनुदान पेटे खर्च हो रहे हैं। 100 से ज़्यादा मदें इस तरह की है जिन पर राजस्थान सरकार कटौती कर सकती है। उन खर्च होने वाले मदों की समीक्षा कर सकती है। समीक्षा करेंगे, आउटपुट आएगा, उस आउटपुट के आधार पर राजस्थान सरकार फैसला ले सकती है। राजस्थान सरकार की प्री बजट एक मीटिंग हुई थी उद्योग व्यापार जगत के साथ। उस बैठक में भी ये मुद्दा उठा था और राजस्थान सरकार से आग्रह किया गया था कि आप बजटीय रिफॉर्म करें। तो बजटीय रिफॉर्म राजस्थान सरकार कर पाती है या नहीं, ये हमें कल आने वाले बजट में देखना है। तो राजस्थान का बजट कल पेश हो रहा है, तो प्रदेश के 8 करोड़ से अधिक नागरिकों की इस बजट से क्या उम्मीद है? एक नागरिक सरकार से 6 चीजें चाहता है। पहली चीज, गुड गवर्नेंस, सरकार सुशासन दे। दूसरी चीज, जो 5 सामाजिक सेवाएं सरकार की तरफ से आम नागरिकों को सुलभ कराई जाती है। सबसे पहली शिक्षा, दूसरी चिकित्सा, तीसरा बिजली, चौथा पानी और 5वां परिवहन। इन 5 सामाजिक सेवाओं की डिलीवरी न्यूनतम लागत पर हो और सहजता के साथ हो। मैं शिक्षा की बात इसलिए करूंगा कि राजस्थान सरकार के कुल बजट में शिक्षा मद में 82,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 82,000 करोड़ रुपए छोटी मोटी रकम नहीं है। और उसके बाद भी आप जयपुर शहर में देख लीजिए
80-90% से अधिक अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए अभिशप्त है। तो फिर उस 82,000 करोड़ रुपए के खर्च का क्या मतलब? सरकार रिव्यू करे, कहाँ खामी है कि जयपुर का अभिभावक अपने बच्चों को महंगी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए अभिशप्त है। इसलिए कि सरकार के स्तर पर पूरे जयपुर शहर में सरकारी शिक्षण संस्थाओं की बहुत बड़ी कमी है और इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। चिकित्सा की बात करें, पूरे जयपुर शहर में एकमात्र बड़ा अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल है। वो तब बनाया गया था जब जयपुर की आबादी मात्र 2 लाख थी। आज जयपुर शहर की आबादी 50 लाख को क्रॉस कर गई। सवाई मानसिंह अस्पताल जैसे 10 अस्पतालों की कम से कम और ज़रूरत सरकारी स्तर पर थी, लेकिन इस बारे में बजट में कभी कुछ भी नहीं सोचा गया। इसलिए मेरा ये मानना है कि सरकार शिक्षा और चिकित्सा मद में जो खर्च होता है उनकी समीक्षा करे और बेहतर सुविधाएं सेवाएं पब्लिक को कैसे डिलीवर हो इस पर सोचे। उम्मीद लगाते हैं कि दिया कुमारी जी हमारी वित्त मंत्री जी हैं, जयपुर को अपनी हथेली की तरह जानती हैं। निश्चित रूप से वो कुछ न कुछ इस बारे में करेंगे। आपने शिक्षा और चिकित्सा की बात की, तो राजस्थान की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा बच्चे, किशोर, छात्र और युवा हैं। इसको सरकार से क्या उम्मीदें हैं? आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। बच्चे हमारा भविष्य हैं और बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा प्रणाली बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। सरकारी स्कूलों का पाठ्यक्रम अलग है, प्राइवेट स्कूलों का पाठ्यक्रम अलग है। बच्चों को यूनिफाइड एजुकेशन सिस्टम उपलब्ध हो, इस बारे में राजस्थान सरकार कोई पहल करे। मेरा सुझाव है कि जब बच्चा किशोरावस्था की तरफ बढ़ता है तो उसके शरीर को सक्षम बनाने के लिए खेल कूद की ज़रूरत भी है। और ये विडंबना वाली बात है कि हमारे प्रांत की 95% से अधिक स्कूलों के पास अपने खेल के मैदान तक नहीं। सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए कि बच्चों को खेलने की सुविधाएं उनके स्कूल परिसर में उपलब्ध हो। वो बच्चा जब बड़ा होता है, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और कॉलेज एजुकेशन की तरफ आता है, तो उस बच्चे को मिलने वाली शिक्षा प्रणाली में हुनर उसके हाथ में जरूर हासिल हो, ये सरकार सुनिश्चित करे। सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल और कॉलेज लेवल पर, हर लेवल पर हर छात्र को एक न एक हुनर अवश्य मिले, ताकि जब उसकी शिक्षा पूर्ण हो तो उसके पास कम से कम 3 हुनर हाथ में रहें, उसके सहारे वो अपना आगे का जीवन यापन कर सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ AIEEE, नीट और इस तरह के बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं और इन एग्ज़ाम्स की तैयारियों के लिए बच्चों को अपना घर, शहर छोड़कर महानगरों की तरफ आना पड़ता है, जहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना पड़ता है, रहने खाने की व्यवस्था करनी पड़ती है, अभिभावकों पर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ आता है। इस स्थिति का निराकरण होना चाहिए। हमारी जो 11वीं और 12वीं की परीक्षा होती है, उसका पाठ्यक्रम इस तरह का डिज़ाइन किया जाए ताकि उसमें पढ़ा हुआ छात्र नीट की परीक्षा में भी अपीयर हो सके, AIEEE की परीक्षा में भी अपीयर हो सके। इसके लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत है और बदलाव की ये भावना बजट के जरिए रूट हुआ करती है। मैं उम्मीद करता हूँ दिया कुमारी जी इस बारे में निश्चित रूप से कुछ न कुछ विचार अवश्य करें। मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि राजस्थान में 44 लाख से अधिक परिवार प्रदेश से बाहर रहते हैं और मोटे तौर पर व्यवसाय करते हैं। जाहिर है राजस्थान कारोबारियों की जन्मभूमि है। प्रदेश में निवेश कैसे आए और कैसे बढ़े, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? बहुत महत्वपूर्ण और सार्थक सवाल आपने किया है।
राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रांत है। खनिज संपदा के लिहाज से बहुत संपन्न है। कृषि उत्पादन देश में सबसे ज़्यादा है, रेगिस्तानी इलाका होने के बाद भी। और राजस्थान की डाइवर्सिटी बहुत आयाम वाली है। ऐसे में राजस्थान देश का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक केंद्र बनने की क्षमता रखता है, लेकिन इस क्षमता का दोहन अभी तक नहीं हो पाया है। इन्वेस्टमेंट राजस्थान, रिसर्जेंट राजस्थान सरीखे प्रयास सरकारों ने किए हैं, लेकिन उनकी कामयाबी का रेशो देखें तो 10, 12, 15% से ज़्यादा नहीं हुआ। उसके पीछे क्या कारण रहे, उनकी मैं आलोचना तो नहीं करना चाहूँगा। मेरा तो बहुत सिंपल सा सुझाव है, जो कारोबारी राजस्थान में निवेश करना चाहता है, किस क्षेत्र में निवेश करना चाहता है, इसके लिए राजस्थान सरकार रिसोर्स मैपिंग करे। उपखंड स्तर पर ये रिसोर्स की सूचीबद्धता हो कि यहाँ इतना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सालाना होता है, यहाँ ये मिनरल अवेलेबल है, यहाँ ये मैन पावर अवेलेबल है, और उससे बड़ी बात, सरकार की इतनी भूमि यहाँ पर उपलब्ध है जिसको हम निवेशकों के लिए उपलब्ध करा सकते हैं। तो सरकार रिसोर्स मैपिंग करेगी, उसके आधार पर निवेशक को अनुमान होगा कि यहाँ किस तरह का काम किया जा सकता है। हमारे देश में 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वार्षिक आयात होता है, और आयात होने वाली वस्तुओं के उत्पादन का बहुत बड़ा केंद्र राजस्थान बन सकता है। यह बात भी प्री बजट मीटिंग में राजस्थान सरकार के समक्ष उठाई गई थी। उम्मीद है दिया कुमारी जी वित्त मंत्री के रूप में राजस्थान के भविष्य का निर्धारण करने के लिए इस आशय की कोई न कोई घोषणा करेगी। दूसरी बात यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा, सिंगल विंडो स्कीम की चर्चा तब से है जब भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 40 साल हो गए, सिंगल विंडो स्कीम आज तक परफेक्टली काम नहीं कर रही। हालांकि राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग ने उद्योग भवन में सिंगल विंडो सिस्टम ऑपरेट करने के लिए 20 कमरों का एक कैंपस बना रखा है। उसमें सुनिश्चित किया हुआ है कि उद्योगों के लिए अनुमति देने वाले विभागों के ये अधिकारी यहाँ बैठे रहेंगे, काम करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। दिया कुमारी जी से हम उम्मीद करते हैं कि सिंगल विंडो स्कीम को बेहतर बनाने की कोई महत्वपूर्ण और सार्थक घोषणा इस बजट में करें। क्लियरेंस ईजी होगी, रिसोर्स मैपिंग होगी, तो राजस्थान ही नहीं पूरे देश से बल्कि एशियाई और यूरोपियन देशों से भी निवेशक राजस्थान में आ सकते हैं। राजस्थान की इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में आज की तुलना में 50 गुना से अधिक बढ़ोतरी की संभावना है, और 1 करोड़ लोगों को राजस्थान नया रोजगार देने में सक्षम। जब हम रोजगार और व्यवसाय की बात करते हैं तो किसानों की बात करना भी जरूरी है। राजस्थान की कुल आबादी में 2/3 से अधिक किसान हैं। उनकी बजट से क्या उम्मीद है? राजस्थान सरकार ने अपने बजट के 2 हिस्से कर रखे हैं, और उसमें दूसरा हिस्सा किसानों के लिए डेडिकेटेड बजट का है। इसका आकार इस समय करीब 94-95 हज़ार करोड़ रुपए का है, और इस 94-95 हज़ार करोड़ रुपए में करीब 30-35 हज़ार करोड़ रुपया सब्सिडी पेटे किसानों को जाता है अलग अलग रूप में। वो चीज़ अपनी जगह है, लेकिन राजस्थान के किसान को समृद्धि कैसे मिले, उसको उसकी उपज का बेहतर मूल्य कैसे मिले, और किसान अपने यहाँ उत्पादित होने वाले कृषि और डेयरी उत्पादों को वैल्यू एडेड करके मार्केट में कैसे बेचे, इसके लिए एक सुझाव राजस्थान सरकार के पास गया हुआ है
352 पंचायत समिति क्षेत्रों में एग्री एंड डेयरी प्रोसेसिंग क्लस्टर्स स्थापित किए गए। इन क्लस्टर्स के लिए निजी निवेशकों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जा सकते हैं। वहाँ जो ज़मीन उपलब्ध है वो उस क्लस्टर के लिए उपलब्ध कराई जा सकती है। एक क्लस्टर में न्यूनतम 200, 250, 300 माइक्रो एंड मिनी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित की जा सकती हैं। ये प्रस्ताव राजस्थान सरकार के पास विचाराधीन है। उम्मीद है इस बजट में दिया कुमारी जी इस प्रस्ताव को लेकर कोई घोषणा करेंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पिछले साल 2 साल पहले जो इन्वेस्टमेंट राजस्थान हुआ था उसमें अनेक निवेशकों ने राजस्थान सरकार से कृषि एवं डेयरी उत्पाद क्लस्टर स्थापित करने के लिए LOI भी किए थे। उन LOI की फाइल्स कृषि विभाग में डंप पड़ी है। अगर राजस्थान सरकार उन फाइल को निकाल कर प्रोसीजर में ला दे और वो क्लस्टर स्थापित होना शुरू हो जाएं तो वो एक मिसाल बन सकते हैं। यह जानकारी भी राजस्थान सरकार के पास है। अब पहल तो राजस्थान सरकार को ही करनी है, क्योंकि जब डेयरी और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्लस्टर वहाँ बनेगा तो किसानों से सरकार को समर्थन मूल्य पर खरीद की ज़रूरत उतनी नहीं रहेगी, बल्कि उनके यहाँ उत्पादित होने वाला माल ऐसे क्लस्टर्स में जाकर उद्योगपतियों, व्यापारियों के यहाँ बिकेगा और किसान को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। ऐसे क्लस्टर्स में किसान भी अपने यहाँ उत्पादित होने वाले अनाज, सब्जियाँ इनको प्रोसेस कर बेच सकते हैं, घरेलू बाजार में भी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। अगला सवाल मेरा श्रमिकों को लेकर है। श्रमिक वर्ग इकोनॉमी में व्हील की तरह काम करता है। इसमें 2 वर्ग हैं, सरकारी और गैर सरकारी। इसमें सरकारी वर्ग के कर्मचारियों की सुरक्षा तो सरकार खुद करती है, लेकिन बाकी के लिए क्या अपेक्षा है? इस समय राजस्थान ही नहीं पूरे देश में गैर सरकारी श्रमिक सबसे अधिक शोषित है। राजस्थान की बात करें, 56 लाख श्रमिक असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। कहने को इन श्रमिकों की रक्षा के लिए श्रम विभाग बना हुआ है, लेकिन श्रम विभाग की भूमिका कुछ डिफरेंट है। इस मंच से मैं श्रम विभाग की आलोचना नहीं करूंगा। मैं सिर्फ 2 बातें कहूंगा। नंबर 1, ऐसे श्रमिक को सेवानिवृत्ति की आयु के उपरांत सामाजिक सुरक्षा अवश्य दी जाए। पहली, मेडिक्लेम की या मेडिकल फैसिलिटी। और नंबर 2, जिस तरह किसानों और बुजुर्गों को पेंशन राशि दी जाती है, वैसे ही असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी के लिए भी कोई मानदेय 60 वर्ष की आयु उपरांत निर्धारित किया जाना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी बात, असंगठित क्षेत्र का श्रमिक जहाँ नियोजित है उसकी कार्य स्थिति का रिव्यू किया जाए और उसे श्रम कानूनों के अनुरूप वेतन भत्ते आदि मिल रहे हैं या नहीं, ये भी सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही टूरिज्म पर भी बात होना जरूरी है। राजस्थान टूरिज्म का बड़ा डेस्टिनेशन है। इस वर्ग के लिए सरकार और क्या कर सकती है? बड़ा महत्वपूर्ण और प्रासंगिक सवाल आपने किया है। राजस्थान में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जिस तादाद में पर्यटक आ रहे हैं उसे देखते हुए उनके लिए सुविधाओं का अभाव महसूस किया जा रहा है। पर्यटक सामान्यतः 3 सुविधाएं चाहता है। पहला, आवागमन की अच्छी सुविधा। इसके लिए राजस्थान सरकार का पर्यटन विभाग परिवहन विभाग से कनेक्ट करे और मिलकर पर्यटकों के लिए बेहतर आवागमन की सुविधाएं उपलब्ध कराए। नंबर 2, पर्यटकों के लिए बजट फैसिलिटी वाली स्टे सुविधा। इसे लेकर पर्यटन विभाग बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है। सब कुछ होटल संचालकों पर छोड़ रखा है। पर्यटक जिन होटलों में रुकते हैं वहाँ फैसिलिटी किस तरह की है, किस तरह की नहीं है,
इसकी नियमित जांच की कोई प्रक्रिया नहीं है। नंबर 3, पर्यटक को हाइजेनिक तरीके से तैयार किया हुआ आहार चाहिए, जो राजस्थान की सबसे बड़ी कमजोरी है। हाईवेज पर हम देखें या बाज़ारों में हम देखें तो वहाँ जो फूड अवेलेबल है, जिसे हम स्ट्रीट फूड भी कई जगह कहते हैं, उसकी क्वालिटी हाइजेनिक बिल्कुल नहीं है। पर्यटन विभाग और खाद्य विभाग इस बात को देखे, पर्यटक को हाइजेनिक फूड मिले, हाइजेनिक लिविंग कंडीशन वाली स्टे फैसिलिटी मिले और परिवहन के आवागमन के अच्छे साधन मिले। उसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान में पर्यटन को अपने आप पंख लग सकते हैं। हाँ, एक मेडिकल टूरिज्म ऐसा कंसेप्ट है जिसकी राजस्थान में बहुत व्यापक संभावनाएं हैं। इस दिशा में पर्यटन विभाग और मेडिकल विभाग मिलकर कोई सार्थक पहल करें तो राजस्थान मेडिकल टूरिज्म का एशिया में सबसे बड़ा हब बन सकता है। राजस्थान सरकार 2048 पर काम कर रही है, इसके लिए और क्या किया जाए? ये भी बहुत गंभीर सवाल है और मैं 2 बातें इस मुतल्लिक कहना चाहूँगा। पहला तो ये, राजस्थान की डाइवर्सिटी की हमने चर्चा की। भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा प्रांत राजस्थान, लेकिन उसके बाद भी एक भी आविष्कार राजस्थान के अकाउंट में नहीं है। वैज्ञानिक आविष्कार यूरोप और अमेरिका के खाते में ही क्यों, राजस्थान में क्यों नहीं? इसलिए कि राजस्थान सरकार ने आज तक राजस्थान में रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए कोई भी पहल या प्रोत्साहन नहीं दिया। बजट पूर्व मीटिंग में राजस्थान सरकार को स्पष्ट रूप से बताया गया है, आग्रह किया गया है कि राजस्थान में रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाए। उसके लिए 400-500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान सुनिश्चित किया जाए ताकि राजस्थान में रिसर्च हो, इनोवेशन हो, वैज्ञानिक प्रगति हो, आविष्कार हो, तभी तो हम मिशन 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। नंबर 2, राजस्थान का दुर्भाग्य है कि बिट्स पिलाने के बाद एक भी बेहतर क्वालिटी की शिक्षा देने वाला संस्थान यहाँ उपलब्ध नहीं है। इस स्थिति में राजस्थान सरकार को चाहिए ग्लोबल रैंकिंग वाले पहले 50 विश्वविद्यालयों को राजस्थान में अपने सेंटर स्थापित करने के लिए आमंत्रित करें। उन्हें डीएलसी रेट पर ज़मीन दें। डीएलसी रेट पर वो संस्थान आएंगे, अपना केंद्र यहाँ खोलेंगे। राजस्थान ग्लोबल क्वालिटी एजुकेशन का बहुत बड़ा हब बन सकेगा और यहाँ से जो टैलेंट निकलेगा, उस टैलेंट के जरिए ही हम मिशन 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कामयाब हो सकेंगे। पिछली गहलोत सरकार बचत, बढ़त और राहत की थीम पर बजट लाई थी। अब भजनलाल सरकार इसके इतर बिना किसी प्रमोशन के बिग गिफ्ट की थीम पर बजट पेश करेगी। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश में महिला, किसान, मजदूर, छात्र और युवाओं को क्या बिग गिफ्ट मिलने वाला है। फिलहाल बस इतना ही। कल बजट पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।